नमस्कार, मैं हूं नगमा। राजस्थान कांग्रेस में फिर से हलचल है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर सर उठा रही है। वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं सचिन पायलट। इस मांग के साथ कल वो एक दिन के अनशन पर रहेंगे। सचिन पायलट का कहना है कि बिना वादा पूरा किए हम चुनाव का सामना कैसे करेंगे। चुनाव सर पर है, क्या राजस्थान में दूसरे विधायकों का पायलट को समर्थन मिलेगा, ये सवाल है। सचिन पायलट एसेट है पार्टी की। यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। जांच तो हम सरकार में है। आम नागरिक भी यदि कहीं सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे, सवाल पूछो तो क्या गुनाह कर दिया? तो इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ने की जमीन तैयार कर रहे हैं? क्या सचिन पायलट चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ने की जमीन तैयार कर रहे हैं? ये एक सवाल अभी उठ रहा है और इसलिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़ी हुई नजर आती है। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर जाने के फैसले से पार्टी में नाराजगी भी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है। कई योजनाओं ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है और आने वाले चुनाव में पार्टी उपलब्धियों और सामूहिक प्रयासों के दम पर वोट मांगेगी। एक बड़ी बात यह भी है कि चुनाव से पहले कांग्रेस किसी भी तरह का खतरा, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। पंजाब में जो स्थिति पैदा हुई थी उसे कांग्रेस दोहराना नहीं चाहेगी और आखिरी में मुख्यमंत्री बदलने जैसा खतरा नहीं उठाना चाहती। तो आइए आपको पहले ये दिखाते हैं कि ये जो टकराव इस वक्त चल रहा है वो नया नहीं है, पुराना है। गहलोत और पायलट के जो टकराव है उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कब कब ये जो टकराव है वो सर उठाता रहा है। तो 2018 से शुरुआत करते हैं। 2018 में गहलोत सीएम बने और पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से संतोष करना पड़ा और सरकार गठन के बाद से दोनों के बीच तल्खी का लंबा दौर रहा। फिर 2020 में 10 से ज्यादा समर्थक विधायकों के संग पायलट हरियाणा के रिजॉर्ट पहुंच गए थे। सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। 2020 में ही बागी रुख के दौरान पायलट के बीजेपी में जाने की अटकलें थी, लेकिन आला कमान ने मामला सुलझाया, लेकिन आसानी से मामला नहीं सुलझ पाया था। पायलट हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे। 2022 में गहलोत ने कुर्सी छोड़कर पार्टी अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। पार्टी आला कमान ने विधायकों की राय जानने के लिए सीएलपी की बैठक बुलाई और सीएलपी की बैठक में गहलोत समर्थक शामिल ही नहीं हुए, उन्होंने अपनी अलग बैठक कर ली। तो उस समय एक बार फिर से ये समस्या जो है वो बड़ी होकर सामने आई। संगठन संभालने के इनकार के इसी दौर में गहलोत ने मीडिया के सामने पायलट को गद्दार कहा, निकम्मा कहा, काफी कुछ कहा, लेकिन पायलट इस पर खामोश रहे। हालांकि पायलट का जो खेमा है उसने गहलोत समर्थकों पर कई बार हमला भी बोला है। पिछले महीने पायलट शहीदों की वीरांगनाओं से जुड़े मुद्दे पर गहलोत सरकार पर हमलावर दिखे। अब चुनाव से ऐन पहले पायलट ने वसुंधरा गहलोत की मिलीभगत का आरोप लगाया है। बीजेपी सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामलों की अनदेखी का आरोप जो है वो लगा रहे हैं सचिन पायलट। अपनी ही पार्टी की सरकार को नाकाम बताकर मंगलवार को सचिन पायलट अनशन पर बैठेंगे। तो ये एक समस्या इस समय सामने आ रही है और हमारे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अब हर्षा, इस समय ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या यहाँ पर सचिन पायलट को किसी तरह का समर्थन मिलता दिख रहा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सचिन पायलट जो कल अनशन पे बैठेंगे, उन्होंने कहा है कि वो अकेले ही बैठेंगे, लेकिन काफ़ी जो समर्थक हैं राजस्थान से, कई ज़िलों से, वो बता रहे हैं कि उसके समर्थन में वहाँ पर आएंगे, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि कोई भी एमएलए वहाँ पर आके उनके साथ अनशन में नहीं बैठेगा। तो ये एक सोची समझी रणनीति है, शायद एक परसेप्शन किलने के लिए कि वो एक सोल क्रूसेडर है गहलोत गवर्नमेंट के खिलाफ भी और एक तरह से
पूर्व बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ भी। और अगर टकराव की स्थिति है गहलोत गवर्नमेंट के खिलाफ भी और पूर्व बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ भी, तो शायद कोई तीसरा विकल्प वो तैयार कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी एमएलएज जो है, जैसे वेद प्रकाश सोलंकी है या आपने अभी प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना, वो उनके समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन आगे क्या होएगा, क्या पार्टी में कोई विभाजन होगा या आला कमान इसको निपटा पाएगी, ये देखना आगे होगा। जी, तो ये एक बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी अभी फिर हर्षा, पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर खींचतान तो लगी रही है, लेकिन जो आला कमान सेंट्रल लीडरशिप है वो ज़्यादातर गहलोत के समर्थन में ही नज़र आई। और अब जब ये चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर से ये एक तरह से बागी सुर दिखा रहे हैं सचिन पायलट, तो कांग्रेस के लिए ये मुश्किल खड़ी करेगा। चुनाव के ठीक पहले बहुत नज़दीक हैं, आलाकमान नहीं चाहेगी कि किसी तरह का कोई फेरबदल यहाँ पर हो। गहलोत सरकार ने अभी काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं, तो उसी कामयाबी को लेकर आगे बढ़ना चाहेगी सरकार। देखिए, गहलोत सरकार का जो पूरा थ्रस्ट है कैंपेन का, वो ये है कि जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं गहलोत गवर्नमेंट भी उस पर उसके परफॉर्मेंस के तहत वो दोबारा रिपीट करना चाहती है। ये बहुत क्लियर है, पार्टी लाइन है, और ये भी जो जयराम रमेश ने स्टेटमेंट दिया था उससे भी साफ हो गया है। लेकिन लगता है कि सचिन अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि अब जब सिर्फ 8 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए और कोई विकल्प उनको कांग्रेस ऑफर नहीं कर रही है, तो लग रहा है कि हो सकता है कि पार्टी के बाहर भी वह कोई विकल्प अब तलाश रहे हो। लेकिन अब जो दरारें हैं, शायद इस बार एकजुट या उस पर जो है एक तरह से मरहम या उस दरारों को पास लाने का अब नहीं लगता है कि ये कोई रास्ता निकल पाएगा। जी, शुक्रिया आपका हर्षा। बिल्कुल आपने सही कहा कि लगता नहीं कोई रास्ता निकल पाएगा, जिस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर आए हुए हैं। पहले भी हमने ये टकराव देखा था, और बल्कि अशोक गहलोत ने तो बहुत खुलकर बहुत सारी बातें कही हैं सचिन पायलट के खिलाफ। तो इस वक्त इसका क्या मतलब है, ये जो देख रहे हैं हम सचिन पायलट जो कदम अब उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला इस वक्त जुड़े हुए हैं। रशीद, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि आप इसे कैसे डिकोड कर रहे हैं। सचिन पायलट का जो ये कदम है, क्या वो आला कमान से एक तरह से मायूस हैं, नाउमीद हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि अब ये आखिरी कोशिश उनकी है, इससे पहले कि वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है वो छोड़ भी दें? क्यों लगता नहीं है कि उनकी कोई सुनवाई हो रही है? नगमा, आपने जो कुछ कहा उसमें सब कुछ में कुछ ना कुछ सच्चाई है। दरअसल पायलट थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कांग्रेस हाईकमांड पे। जब हाईकमांड कहते हैं तो उसके दो पहलू, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा गांधी परिवार। सचिन पायलट की जो बातचीत हुई थी या जो उन्हें आश्वासन मिले थे, वो तमाम चीजें जो थी वो गांधी परिवार से मिले थे। तो वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से उन्हें उम्मीदें हैं। और वो देखिए पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो पार्टी में अंतिम समय तक लड़ेंगे, क्योंकि वो उनका जो व्यक्तित्व है वो आम आदमी पार्टी में कि वो भगवंत मान टाइप की भूमिका में चले जाए, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। ना वो भाजपा में जाएंगे। तो अगर कभी होगा तो जगनमोहन रेड्डी या ममता बनर्जी की तरह पार्टी अलग बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो घड़ी अभी नहीं आई है। अभी वो अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं और वो एक मौका दे रहे हैं खड़गे साहब को और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कि उनके लिए कुछ करे। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाएगा तो भी उन्हें लगेगा कि उनके जो उनका आत्मसम्मान है उसकी रक्षा हुई। पर राजस्थान में जल्दी ही चुनाव है और उसके पहले ये अभी जो वो कर रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई उम्मीद बची हुई है कि राजस्थान में चुनाव के चंद महीने पहले कोई फेरबदल हो सकेगा? तो इस कोशिश को कैसे देखते हैं आप, ये दबाव जो वो बना रहे हैं, पर क्या यहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से ऐसे कोई संकेत दिखते हैं कि उनका दबाव कुछ कामयाब हो पाएगा? पहले भी बार बार ये टकराव जो दिखा, चाहे वो सीएलपी लीडर्स की मीटिंग के वक्त में देखिए या अभी जो ये अकेले ही अनशन पे जा रहे हैं कल, तो उससे उन्हें कुछ हासिल होगा, कोई किसी तरह का फेरबदल होगा, इसकी उम्मीद तो कम लगती है। जी देखिए, वो फेरबदल चाहते हैं। उनकी तो ख्वाहिश ये थी कि मुख्यमंत्री का बदलाव हो, मतलब ऑब्जर्वर फिर से आए। उसका समय निकल गया है। लेकिन नगमा देखिए, अभी चुनाव होने वाला है और टिकट बंटने हैं, और टिकट बंटने में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका होती है। और प्रदेश अध्यक्ष अगर वो बनते हैं तो उनके आगे, मतलब 23 के आगे की भी आप ये बात का भी संज्ञान मतलब स्मरण करें कि वो उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। तो वो एक पार्टी में भूमिका चाहते हैं, सक्रियता चाहते हैं, और कोई सक्रियता है नहीं। खड़गे साहब उन्हें कह रहे हैं कि आप केंद्र में आ जाइए, महामंत्री बन जाइए, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बन जाइए। पर्दे के पीछे बहुत कुछ खींचतान चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई फाइनल वर्ड अभी नहीं आया है।
तहसीन पूनावाला, आप कैसे देखते हैं सचिन पायलट के इस कदम को? वो एक दिन के अनशन पे बैठने वाले हैं और इससे एक हलचल तो हो ही गई है राजस्थान की राजनीति में। यहाँ पर आलाकमान में भी, सेंट्रल लीडरशिप में भी एक इस बात को पसंद तो नहीं किया गया है पूरे जो कांग्रेस परिवार है उसमें। दूसरे की एक ऐसा वक्त है जब भी वो राइट टू हेल्थ वाला जो एक प्लान लॉन्च किया है अशोक गहलोत साहब ने, उसकी कामयाबी और उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है चुनाव में। उस वक्त ये जो एक सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं, उसे सेंट्रल लीडरशिप के लिए एक तरह से एक डिसरप्शन खड़ी करता है। तो वो क्या लीडरशिप को पसंद आएगी ये कोशिश, उनका ये तरीका? नंगा जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके जो सवाल है मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन मैं रशीद जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आगे अगर सचिन पायलट जी अगर वे अनशन पे बैठते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है। देखिए, आपको ये समझना होगा, 2017 में जब कांग्रेस की सरकार आई राजस्थान के अंदर, तब प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे। उन्होंने इस जंग को आगे से लड़ा। उन्होंने कुछ वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे किए थे राजस्थान की आवाम से। उन वादों को निभाना जरूरी है। आप किस मुंह से आवाम के सामने दोबारा जाएंगे? अगर मैं कहता हूं कि फलाना फलाना या फलानी सरकार भ्रष्ट है, तो मैंने क्या कार्रवाई की, उस पर मुझे कुछ तो एक्शन रिपोर्ट देना पड़ेगा लोगों के सामने। और सच्चाई ये है कि कर्नाटका कांग्रेस जीत रही, मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही, छत्तीसगढ़ में अच्छा फाइट होकर कांग्रेस थोड़ी सी आगे है, लेकिन राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस कमजोर है। और आपने ये चीज मानी होगी, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, सपोर्टर हूं। तो अगर सचिन पायलट कुछ कर रहे हो, कांग्रेस की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये बात करना कि वो भाजपा में जाएंगे, अगर उनको जाना होता तो तब जाते, जब वे हरियाणा गए थे, तब तो नहीं गए वो भाजपा। तो ये चीज जानना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज नहीं तो क्या कांग्रेस को इससे भी फायदा होगा? आपको लगता है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह का डिसरप्शन पार्टी के लिए फायदेमंद है, या पार्टी में और ये बिखराव लाता है? मान लो इससे नुकसान होता है। मान लो, एक मिनट, मैं आपकी बात को हाइपोथेटिकली लेता हूं। तो आज अगर चुनाव होगा राजस्थान में, कौन जीतेगा? मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, लेकिन नगमा जी इसका जवाब आप भी जानते, रशीद भाई भी जानते, और आपके जो आवाम देख रही है ये चैनल, वो भी जानती है इस वक्त कौन जीतेगा भाजपा में राजस्थान में चुनाव। वो एक फ्रॉडुलेंट स्लिप ऑफ टंग था, डोंट होल्ड इट सीरियसली। इस वक्त चुनाव कौन जीतेगा राजस्थान में सब जानते हैं। तो सवाल ये है, अगर सचिन पायलट कुछ कर रहे, जो वादे किए थे उनको निभाना, तो गलत कैसे हुआ? एंटी कांग्रेस कैसे हुआ? इससे कांग्रेस अनकंफर्टेबल क्यों हो रही है? और मुझे एक चीज बताओ, इंटरनल डायलॉग क्यों नहीं है फिर? अगर बात यही तो बात आला कमान कर रही है ना कि आप बात कीजिए, प्लेटफॉर्म सही नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है कि इंटरनल डायलॉग हो, लेकिन इंटरनल डायलॉग आप किस हद तक ले जाओगे? मैं दूसरी बात, तो ये तो साफ है ना कि फिर गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद है। ये बिल्कुल नहीं। सचिन पायलट मुझे नहीं लगता कभी भी किसी से बातचीत करने से परहेज करेंगे, या गहलोत साहब करेंगे। लेकिन बातचीत करने कौन जा रहा हो जरूरी है, मीडिएटर कौन है। मैं 10 सेकेंड और लूंगा। अगर आप, जैसे जब आप चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री स्टेप डाउन करते, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आपने किसको भेजा? एक खरगे जी थे, उनके साथ आपने किसको भेजा? उन लोगों को भेजा, उन लाइटवेट्स को भेजा जो खुद के राज्यसभा चुनाव नहीं जीत सकते थे, जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में 0 कर दिया। तो आपके पास वो ग्रेविटास होना चाहिए। देखिए, अशोक गहलोत साहब बहुत बड़े नेता हैं। किसको जाना चाहिए था आपके हिसाब से? ग्रेविटास वाले नेता यहाँ पर कौन है अभी? तहसीन पूनावाला, बहुत सारे ग्रेविटास वाले नेता है कांग्रेस के अंदर। हाँ, खरगे साहब के साथ आप किसी को भेजते जो ग्रेविटास वाले नेता हो, जो बात कर सकते थे गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को, लेट कर बैठ सकते थे, समझौता कर सकते थे, इसका रास्ता आगे निकाल सकते थे। जो वादा किया, बड़े नेता कांग्रेस में बचे नहीं है जो मीडिएशन कर पाए। आप कह रहे हैं छोटे मोटे लाइटवेट, पीके हरिप्रसाद जी है, कर्नाटका में बड़े नेता है, मुकुल वासनिक जी है, राजस्थान से उनको राज्यसभा मिला, बहुत बड़े नेता है। आप कोई ऐसे, आप जो छोटे मोटे नेता जो कांग्रेस को 0 पे ले आते, खुद का राज्यसभा नहीं जीत सकते। नगमा जी, राज्यसभा जीतना आधे वोट से हारना, मतलब अब सोचिए आप। तो ये जरूरी। दूसरी चीज, ये भी तो कांग्रेस की समस्या है रशीद। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि लोग ही नहीं है ऐसे बच्चे जो ग्रेविटास की बात कर रहे हैं? तहसीन पूनावाला तो जाते हैं, जो बीच बचाव करें, जो मीडिएशन करें, वो कैलिबर होना चाहिए। फिर आप जाके आपकी बात दोनों तरफ के लोग सुने। नगमा, देखिए, जो तहसीन कह रहे हैं वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अजय माकन का बखौल उड़ा रहे हैं। वो उसका
बता रहे हैं, वो कह सकते हैं ये बात। लेकिन अजय माकन भी जो थे वो कांग्रेस हाईकमांड रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सोनिया गांधी का इकबाल की बात की, और वहां के ऊपर खड़गे और वो दोनों ऑब्जर्वर थे, और कांग्रेस ने अपमान का घूंट पिया है। ये बात सबको पता है कि खड़गे जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष है और खड़गे जी कुछ नहीं कर पा रहे। दरअसल खड़गे साहब खुद एक मजबूती की तलाश में है कि कर्नाटक के चुनाव में अगर कांग्रेस जीत जाए तो उन्हें लगता है कि वो फिर ये एक तरीके का संदेश उन्होंने सचिन को भी भिजवाया होगा कि आप अभी थम जाओ, अभी कर्नाटक का चुनाव हो जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर मैं जो हूँ अशोक गहलोत पे दबाव डालूंगा कि वो आपको एक मतलब जो वहां की जो सत्ता की इक्वेशन है उसमें शामिल करें, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, ये करें, और सचिन इसके लिए तैयार नहीं है। तो यही नगमा एक शहबाद का खेल चल रहा है। दरअसल हम यहाँ पर एक पर्सनैलिटीज को दोषी करने लगते हैं कि अजय माकन की हैसियत नहीं है, अजय माकन राज्यसभा, अरे अजय माकन तो कांग्रेस के मतलब रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से गए थे ना, पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स थे, उनका अपमान हुआ। उसके बाद से लेके 25 सितंबर से 2022 से आज ये डेट हो गई, उसके बाद फिर सीएलपी की मीटिंग ही नहीं हुई। तो ये तमाम बातें तो तहसीन को मानना चाहिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का इकबाल वो नहीं रहा जिसकी वो बात कर रहे हैं। जी तहसीन, बात तो यह है कि आला कमान का संदेश लेकर आप जान रहे हैं, तो क्या उनमें वो इकबाल, उनमें वो ग्रेविटास है कि उनकी तरफ से संदेश है तो माना जाए बात को? नहीं, इसमें दो चीज है। संदेश कौन ले जाता है, दूत बनकर कौन जाता है, वो भी बहुत जरूरी है। आपका एम्बेसडर बन के कौन जाता है? राम जी ने हनुमान जी को भेजा था ना, तो हनुमान बचे नहीं है कांग्रेस में ज्यादा कोई नहीं है। मैं नाम दे रहा हूं आपको, मुकुल वासनिक जी, राशिद जी जानते हैं, थोड़े से शो पे मेरी खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन मुकुल वासनिक जी बहुत सीनियर है। बीके हरिप्रसाद जी, मैं कितने नाम आपको सैकड़ों गिना दूं। ठीक है, और देखिए एक चीज है, एक 10 सेकंड और लूंगा, 10 चीजें मेरी ये व्यक्तिगत एडवाइस है। मैं राहुल जी को बहुत चाहता हूँ, बहुत उनको पसंद करता हूँ, मेरी व्यक्तिगत एडवाइस है। एक चीज मैं, क्योंकि मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ पॉलिटिक्स में, फोन उठा के स्वयं आपको बात करना चाहिए। ये एक खूबी आपको, देखिए ये चीज आपको आपके विपक्ष के नेताओं से सीखनी होगी, या ओल्ड टाइम कांग्रेस लीडर से। राशिद जी जानते हैं, आप जानते होंगे, एक वायरल क्लिप हो गया था उत्तराखंड के एक विधायक का, वो बैठे नहीं चुनाव में, बागी चुनाव थे, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं उनको फोन किया, वो बैठे ना बैठे, वो जो एफर्ट है वो आपको स्वयं करना होगा। खास करते जब राशिद जी ने बिल्कुल सही कहा, आपका बुरा वक्त चल रहा है। खड़गे जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, तहे दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आपके टॉलेस्ट लीडर्स राहुल जी है तो फिर वो फोन उठाकर बात करना राहुल जी का कर्तव्य है, ये मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं। तो राहुल जी अगर अशोक जी से बात करे, सचिन जी से बुलाकर बात करे, बातचीत हो, फिर तो ये सवाल उठेगा कि राहुल जी वो नहीं कर रहे हैं तो वो करना नहीं चाह रहे हैं इसका मतलब, या फिर ये सचिन पायलट और गहलोत के बीच का जो टकराव है उसके ऊपर सेंट्रल लीडरशिप का रुख क्या है? क्या वो चाहते हैं कि रिजॉल्व हो? क्या वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को वो मिले जो उसकी सचिन पायलट मांग कर रहे हैं? बहरहाल प्रताप, 5 सेकंड लूंगा। पॉलिटिक्स में हमेशा टकराव होगा, दैट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। टकराव की बात नहीं, बात यह है कि जिससे आप मांग रहे हैं, क्या वो आपकी मांग को मानने के लिए तैयार है? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो मानने को तैयार है। आर यू इन दैट बार्गेनिंग पोजीशन? प्रताप राव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं इस वक्त राजस्थान से। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो सचिन पायलट ने मोर्चा खोला है, जिसमें वसुंधरा राजे सरकार के समय भ्रष्टाचार की बातें उठाई गई हैं, वो तमाम तरह की चीजें हैं, उसमें माइनिंग को लेकर करप्शन की बात है, एक्साइज, लैंड माफिया, ये तमाम चीज, तो आपको लग रहा है कि इस पर वादे किए थे गहलोत सरकार ने जिसने पूरे नहीं किए? उनका आरोप है कि गहलोत सरकार, वसुंधरा राजे जो है उनकी मिली भगत है। जनता में क्या संदेश इस समय जा रहा है, या सचिन पायलट की इस बात को आपको क्या लगता है कि कोई इसका असर होगा, करप्शन का जो ये मुद्दा उठा रहे हैं? हाँ नगमा, बात ये है, पहली बात तो कि सचिन, हम सब जानते हैं कि सचिन पायलट लगातार गहलोत संघर्ष में है, लगातार पिछले 3 सालों से तो संघर्ष में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उनका संघर्ष था वो पार्टी के अंदर अपनी पावर को लेकर था और अपने अधिकार को लेकर था, अपने प्रभाव को बढ़ाने को लेकर था। लेकिन ये जो नया जो स्टैंड उन्होंने लिया है कि वसुंधरा और गहलोत दोनों के खिलाफ उन्होंने जो एक मोर्चा खोला है, तो ये सीधे सीधे इस एक बात को इंडिकेट करता है कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से कांग्रेस आलाकमान से निराश हो चुके हैं। अब उन्हें कोई आशा नहीं बची है कि कांग्रेस आलाकमान उनकी बातों को पूरा कर पाएगा, वो जो उनके साथ बातें तय हुई थी वो पूरी हो पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने आगे की राजनीति और रणनीति तय कर दी है। एक साथ वसुंधरा को और एक साथ अशोक गहलोत को एक ही खेमे में रखने का मतलब है
कि सचिन पायलट अब अपनी तीसरा रास्ता चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात है राजस्थान में कि बहुत पहले से हनुमान बेनीवाल, जो कि अपना आरएलपी करके एक छोटी पार्टी चलाते हैं, वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिली भगत है, ये बदल बदल के शासन में आते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाते हैं और भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते हैं, फिर उसी को बचाते हैं। ये लगातार 20 साल तक यहाँ की जनता में रही है। ऐसी ही बात अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों यहाँ आए थे कही। अब सचिन पायलट का यही बात कहना, तो अब यहाँ ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या ऐसा कोई सचिन पायलट, केजरीवाल और हनुमान बेनीवाल के बीच में एक तीसरा एक मोर्चा खुलने जा रहा है। और सचिन पायलट के इस रुख से लगता है कि साफ तौर पे इस बात से ये साफ जाहिर है कि देखिए वसुंधरा के भ्रष्टाचार को उठाया है, तो इसका मतलब ये साफ तौर पे जाहिर है कि वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, अशोक गहलोत पे आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत वसुंधरा को बचा रहे हैं, इसका मतलब साफ है तो कांग्रेस से भी अब लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको बातें एकदम साफ तौर पर जाहिर है अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। वो आगे 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले तो फिर अपनी रणनीति क्या। आपने दिलचस्प बात कही रशीद, आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे कि अब वो वसुंधरा के भ्रष्टाचार को मुद्दा उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपने दोस्तों की तरह, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जा रहे। और करप्शन का मुद्दा तो इधर हनुमान बेनीवाल की बात हो रही है, सचिन और केजरीवाल की बात हो रही है, तो कोई एक तीसरा मोर्चा भी यहाँ खड़ा हो सकता है। कि नगमा, आपको देखिए ध्यान रखना होगा कि वहां राजस्थान में 2 पार्टी वाला बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब बाइपोलर पॉलिटिक्स है। एकदम से चुनाव से 5-6 महीने पहले एक नई पार्टी बनाना और उसको एक उसी टक्कर में लाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात, मैंने कहा कि सचिन पायलट का एक व्यक्तित्व ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि वो अरविंद केजरीवाल के अंडर में काम कर पाएंगे। उनका एक व्यक्तित्व है, उनका एक सोच है, एक उनका काम करने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि वो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान में जाएंगे। वो मुझे लगता है अभी भी एक मौका देना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, कि वो लोग कुछ करें, और थोड़ा भी अगर करेंगे तो सचिन पायलट उनसे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 44 साल की उम्र में अभी उन्हें लगता है कि राजस्थान में उन्हें अभी काफी हाथ दिखाने के मौके मिल सकते हैं। मुझे आज नगमा एक चीज जो जिस तरीके से हमारे मित्र तहसील पुणे वाला बात कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के अंदाज में बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी फोन नहीं करते, ये नहीं करते, शिकायतें कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा अटपटा और दिलचस्प भी लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब तो यही है ना कि सचिन एक मौका दे रहे हैं, तहसीन सचिन एक मौका दे रहे हैं कि शायद राहुल गांधी फोन कर ले, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे मसले को सुलझा ले, है ना, ये एक मौका है। नहीं, मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि ये मसला सुलझ जाए। मैं जानता हूँ सचिन भाई नहीं जाएंगे भाजपा, उनको जाना होता तो तब जाते। लेकिन राशिद भाई, अगर आप मेरी तुलना ऐसे लीडरों से करें जो खुद अपने सूबे से एक लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते, मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं कि मैं 1 लाख वोट से ज्यादा जीतूंगा, मैं कहीं से भी लड़ूं, और मैं किसी के पास राज्यसभा भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तो प्लीज मेरी तुलना आप ऐसे लीडरों से ना करें। हाँ, वो भी राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के वेव में, तो प्लीज उनसे तुलना ना करें। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं कि एक जेन्युइन चीज कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते। मैं तो इस वक्त एक राजनीतिक विश्लेषक हूं। मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, और इसको जीतने के लिए इस मामले को सुलझाना बहुत जरूरी है। सचिन ने कुछ वादे किए थे, उन वादों को निभाना जरूरी है। इसका मतलब अगर आला कमान, चाहे वो राहुल जी हो, खड़गे जी हो, उन्हें जो कुछ भी करना पड़े उन्हें करना चाहिए। सचिन को मनाना ये नहीं है कि आप कांग्रेस के खिलाफ है। सचिन कांग्रेस का हिस्सा है, और सचिन भाजपा में नहीं जा रहे। अगर जा रहे तो वसुंधरा जी पे क्यों अटैक करते हैं? तो ये चीज जो एक नैरेटिव, क्योंकि राशि जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बट एक ल्यूशंस दिल्ली का जो एक नैरेटिव बन गया है कि अगर आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करो तो आप ये है, गलत है, ट्रोलिंग करें, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, नॉट द आर्ट ऑफ मेकिंग एनिमीज। दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनाओ, ये राजनीति होती है। सही है, पर अब यही इंतजार है जो आप कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं आपके यहाँ पे सुलह हो, तो क्या वो सुलह हो पाएगी? सचिन पायलट, जैसा रशीद किदवई ने कई बार कहा कि शायद अब थक गए हैं, उम्मीद करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कुछ अपने किए हुए वादे शायद पूरा करें, तो ये सब हो पाएगा क्या? शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़े सवाल बने हुए हैं कि चुनाव के कुछ पहले सचिन पायलट का ये जो दांव है वो उनके लिए क्या कुछ हासिल करवा पाएगा, क्या उन्हें कोई फायदा होगा या कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ेगी। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं हम, और आगे दूसरी खबरों पे पकड़ा गया है अमृतपाल का साथी पपलप्रीत, एक ब्रेक के बाद।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। भारत और चीन की सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की उन्होंने शुरुआत की है। किबिथु गांव से चीनी सीमा सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने आज ही अमित शाह के दौरे पर एतराज जताया था। इस पर चीन को करारा जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सैनिकों के पराक्रम से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। ऐसे में देश की सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने वाले क्षेत्र के रूप में पूरा देश आज नॉर्थ ईस्ट को जान रहा है। और इसका मेन कारण है, एक जमाने में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की आलस के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण एक क्षेत्र विवादित था, उग्रवादी से ग्रस्त था और यहां पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो रही है। तो अरुणाचल में नए विकास की शुरुआत हो रही है। वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू किया गया है। और बात करते हैं कर्नाटक की राजनीति की, जहां पर सियासी लड़ाई अब दूध पर आ गई है और इसे लेकर घमासान तेज हो गया है। 2 ब्रांड हैं, अमूल और नंदिनी, जिनको लेकर सड़क पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस और जेडीएस सत्तारूढ़ बीजेपी से भिड़ी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करके यहां अमूल को स्थापित करना चाहती है। कांग्रेस की अगुवाई में राज्य में कई जगह नंदिनी ब्रांड के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। तो ये जो सियासत है दूध पर, वो आपको दिखाते हैं। ये तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आज वहां सड़कों पर क्या हुआ। वहां पर समर्थन में लोग नंदिनी ब्रांड के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे और इसको लेकर जो बीजेपी है और दूसरे कांग्रेस और जेडीएस है वो आमने सामने हैं। और अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि ये लड़ाई कहां पहुंची हुई है। तो ये आरोप है कांग्रेस का कि नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की साजिश कर रही है बीजेपी। जब अपना ब्रांड गुजरात से मिल्क प्रोडक्ट, जब अपना ब्रांड है ही तो फिर गुजरात से मिल्क प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, इसका ये कहना है कांग्रेस का। सोशल मीडिया पर अमूल के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने लगे। विपक्ष बिना वजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है, ये कर्नाटक के सीएम का कहना है। राज्य में नंदिनी के अलावा 18 अलग अलग ब्रांड के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। और ये भी कहा है कि किसी को इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। खुद डीके शिव कुमार भी एक ऐसे ही प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने नंदिनी डेयरी के बूथ पर जाकर लोगों से इसे खरीदने की अपील की है। इस बीच अमूल को उस वक्त एक और झटका लगा जब राज्य के किसानों के समर्थन में बृहद बेंगलुरु होटल संघ ने अपने होटल में केवल नंदिनी दूध के इस्तेमाल का फैसला किया। दरअसल ये विवाद अमूल के एक एड के साथ शुरू हुआ, जिसमें उसने जल्द राज्य में अपनी मौजूदगी की बात कही थी। इस एड के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में गो बैक अमूल का हैशटैग ट्रेंड करने लगा और इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। भाई हमारा नंदिनी ब्रांड है, कर्नाटक का जबरदस्त है और हमारी सरकार है ना, तभी उनका कांग्रेस के सरकार में प्रोक्योरमेंट कम था, हमारा डबल हो गया है, प्रोडक्शन डबल हो गया है, मार्केट डबल है और हम पूरा देश भर हम ये कर रहे हैं। ये चुप्पी इलेक्शन के टाइम पे ये राजनीति कांग्रेस और जेडीएस कर रहे हैं, इस बातों में कुछ मतलब नंदिनी हमारे राज्य के रैतर के उनका घर का ये संसार का है। रही बात और अमूल का, ये अमूल दूसरे राज्यों से इधर राज्यों में हमारे गवर्नमेंट का
नंदिनी ब्रांड को ये नानक ये निर्नाम करने के लिए आ रहे, हम करने नहीं देते। वो क्यों बोलते हैं बोले तो गुजरात केंद्रीय संसद के केंद्र के कंपनी है, बीजेपी में सरकार, राज्य के सरकार बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। उसलिए नरेंद्र मोदी के गांव का गुजरात का जो प्रोडक्ट अमूल, उसलिए उन्होंने बीजेपी वाले बोलते हैं अमूल देश के बोलते हैं। तो हमारे साथ निहाल किदवई मौजूद है, मेरे सहयोगी। अब ऐसा है कि अभी तक ये हंगामा हमने पहले कभी देखा नहीं किसी राज्य में कि कोई एक प्रोडक्ट यहाँ क्यों बिक रहा है। सभी चीज़ें सभी जगह पे मिलती है निहाल, लेकिन चूंकि चुनाव है तो हर चीज़ पर सियासी रंग चढ़ा है, दूध पर भी। तो हमने सुना कि कैसे आवाज़ उठ रही है कि ये नरेंद्र मोदी के गांव का है, ये जो कंपनी अमूल है, तो यहाँ कैसे बेचेगी। शुरुआत कैसे हुई इस पूरे सियासत की? ये बड़ा अनोखा एक हंगामा दिखा कि दो ब्रांड, दूध के ब्रांड को लेकर इतना बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है वहां पर। और क्या दिखता है सड़कों पर समर्थन? अमूल को झटका लगता दिख रहा है। देखिए, आपको एक चीज पहले साफ कर दूं कि अमूल और नंदिनी की अगर टक्कर होती है तो इतना साफ है कि अमूल कहीं नहीं टिकेगा, इसलिए कि प्राइस बैंड जो है उसमें काफी बड़ा फासला है। आप देखिए, 1 लीटर टोन्ड मिल्क नंदिनी का 39 रुपीज़ का मिलता है, 39 रुपए का, और जो फुल क्रीम मिल्क है वो 49 रुपए का मिलता है। लेकिन अगर आप 1 लीटर टोन्ड मिल्क लेते हैं अमूल का तो वो आपको 54 रुपए का मिलता है, और फुल क्रीम जो दूध है वो लगभग 66 रुपए का मिलता है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि कर्नाटक के किसानों को कर्नाटक सरकार प्रति लीटर 6 रुपए का सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में बढ़ेगी भी। तो इससे एक बात तो तय है कि अमूल का जो दाम है और नंदिनी के जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसके दाम में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। और चूंकि उसकी मांग बहुत ज्यादा है, लोग उससे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए उसकी मांग हमेशा बनी रहेगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। संशय की स्थिति क्यों पैदा हुई, यह सवाल जो आपने किया है, तो 30 दिसंबर 2022 यानी पिछले साल मंडिया में एक डेयरी का उद्घाटन किया अमित शाह ने, सहकारी मंत्री भी हैं, और उन्होंने वहां कहा कि अमूल अब नंदिनी के साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करेगी कि कर्नाटक के सभी गांवों में कम से कम एक प्राइमरी डेयरी बने। अब यहीं से संशय की स्थिति बनी कि आखिर अमूल को नंदिनी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। नंदिनी खुद ही कर सकती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनिशिएटिव लेके ये काम कर्नाटक में कर सकती है, फिर अमूल को क्यों लाया जा रहा है। और अगर एक्सपर्टीज की जरूरत है तो एक्सपर्ट्स बुलाए जा सकते हैं, फिर अमूल को जोड़ने की क्या जरूरत है। इस सवाल का सरकार ने अब तक ठोस जवाब नहीं दिया है, इसलिए ये हालात पैदा हो गए हैं कि जैसा कि आपने देखा कि कर्नाटक की सड़कों पर इसके खिलाफ हंगामा उठ रहा है, इसके खिलाफ हंगामा हो रहा है मैसूर में, मंडिया में। और मंडिया जहां पर अमित शाह ने ये कहा था, ये ओल्ड मैसूरू रीजन है जो कि वोक्कलिगा की सबसे बड़ी आबादी यही के 61 सीटों पर है, जिसमें बेंगलुरु की 28 सीटें, बेंगलुरु अर्बन की 28 सीटें शामिल नहीं कर रहा हूं मैं, उसको अगर हटा दें तो 61 सीटें जो हैं ओल्ड मैसूरू रीजन की इसी क्षेत्र में हैं। और सबसे ज्यादा जो किसान हैं दूध के वो भी वोक्कलिगा ही हैं। ऐसे में कितनी बड़ी समस्या बीजेपी के लिए अभी खड़ी हो गई है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए बीजेपी के नेता काफी सोच समझ के बयान दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस और जेडीएस बिल्कुल इसे गांव और गलियों तक इस लड़ाई को ले जाने को तैयार है। जेडीएस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सीएम इब्राहिम, उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया और अमूल को थोपा गया तो ऐसी सूरत में यहाँ पर रक्त क्रांति हो सकती है। तो इस तरह की बात, भावनात्मक भाषण यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने यहाँ पर वोलेटाइल हैं, सिचुएशन कितना खराब है, इस बात को लेकर तनातनी कितनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब कि ये जो है एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा और इसमें एज इस समय कुछ पार्टियों को जो मिलता दिख रहा है। आपने बताया कि अब चुनाव में दूध के ऊपर जो लड़ाई है, नंदिनी बनाम अमूल, ये ही एक बड़ा मुद्दा उठता हुआ नजर आता है। शुक्रिया आपका निहाल। इसको कांग्रेस जेडीएस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव है यहाँ पर। नंदिनी डेयरी जो है उससे लोगों का अमूल के मुकाबले वो सस्ती भी है। नंदिनी जो डेयरी है वहाँ पे जो उससे फार्मर्स जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं, उनको सब्सिडी भी देती है कर्नाटका सरकार, इसलिए उसकी कीमत जो है उसमें अमूल उससे टक्कर नहीं ले पाएगी। लेकिन ये एक बड़ा और एक अनोखा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है चुनाव में। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम, और आगे देखेंगे खबर दूसरी, जैसे पंजाब में क्या हुआ है, पपलप्रीत गिरफ्तार हुआ, इसके बाद देखेंगे।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 2 दिन पहले हुई हिंसक घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा और आसपास के जिलों में हाईवे और शहर के भीतर चक्का जाम किया है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी बसों को बंद कराते दिखे। इस दौरान कुछ घरों में आगजनी की तस्वीरें भी आई हैं। 2 दिन पहले ही 2 स्कूली छात्रों की लड़ाई 2 गुटों की लड़ाई में बदल गई। इस झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई जगहों पर तनाव फैल गया। 2 दिन पहले की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस समय फोन लाइन से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार। यहाँ पर से जो तस्वीरें सामने आई हैं जुल्फिकार, उसमें कई जगह आगजनी दिखाई देती है, बसों को भी रोका गया है और ये हिंसा बढ़ी है। तो कौन कौन सी जगह, कितने बड़े पैमाने पर यह हिंसा फैली, किन जगहों पे जो जगह हैं वो इसकी चपेट में आई हैं, क्या जानकारी आप दे सकते हैं इस वक्त राज्य से? ये जो हिंसा हुई है वो सिर्फ बेमेतरा जिले का जो बीरनपुर गांव है, जहां पे ये परसों शनिवार को जो घटना हुई थी, जहां पे 2 स्कूली छात्रों के साइकिल में कट मारने के बाद जो झगड़ा हुआ और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसके बाद आज विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान पूरे प्रदेश में किया था। तो प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बंद सफल रहा और बहुत कम ही दुकानें कहीं कहीं पे खुली देखी गई। रायपुर में सुबह से बंद कराने निकले हुए थे वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उस दौरान भी बस में पत्थरबाजी की घटना हुई थी, कुछ बसों के कांच फूटे थे। अब सिर्फ कुछ देर पहले जो समाचार आ रहे हैं, जो अपडेट मिल रहा है, हालांकि धारा 144 बीरनपुर गांव में लगाई हुई थी, क्योंकि ये बेमेतरा का साजा ब्लॉक के गांव है जहां पे ये घटना हुई थी। और अभी जो मिले कि वहां पे एक गांव घर पे भीड़ ने आग लगा दी है और रुक रुक के कुछ भीड़ जो है उस गांव में पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि सुरक्षा बल बड़ी संख्या में वहां पे तैनात हैं। आईजी आनंद छाबरा वहां पे मौजूद हैं और लगातार जो है भीड़ गांव में पहुंचने की कोशिश कर रही है। और हालांकि अभी किसी भी ऑफिशियल ने इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि किस तरीके की वहां सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे लोगों को जाने की मनाही है। 10 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेड सेटिंग करके उस गांव में पहुंचने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आसपास के जो गांव के हैं, जो सूचना मिल रही है कि छोटी छोटी भीड़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जो तस्वीर आई है उसमें एक घर पे आग लगाई गई है। जी धन्यवाद आपका जुल्फिकार। पपलप्रीत गिरफ्तार हो गया है। पपलप्रीत वही है जो कि अमृतपाल का साथी है, जिसको उसके साथ देखा गया है और इस बात की पुष्टि पंजाब के डीजीपी ने की है। पंजाब के डीजीपी ने एनडीटीवी से बात करके इसकी पुष्टि की है कि अमृतपाल सिंह का साथी पपलप्रीत पकड़ा गया है। जालंधर से भागने के बाद अमृतपाल के साथ पपलप्रीत था। जालंधर से फरार होने के बाद से लगातार पपलप्रीत अमृतपाल के साथ ही नजर आया। होशियारपुर में दोनों ने अलग अलग रास्ते ले लिए थे। स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन ये रहा जिसमें पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है। और पंजाब पुलिस ने इस पर क्या कहा है सुनाते हैं आपको आईजी सुखचैन सिंह की ये बात। पंजाब पुलिस ने मानयोग सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस पे बहुत इफेक्टिव काम किया है। इस केस में एक स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहा था, इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे, जिसमें पपलप्रीत सिंह जो मेन एसोसिएट है अमृतपाल सिंह का, उसको पंजाब पुलिस ने, खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल एरिया है अमृतसर में, वहां से अरेस्ट किया है। पंजाब पुलिस ने इसको एनएसए में डिटेन किया है। इसके अलावा 6 और केसेस इस पे रजिस्टर्ड हैं, जो टाइम टू टाइम एज पर लीगल प्रोसेस उस पर काम किया जाएगा बाद में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कश्मीर के जोजिला सुरंग के पास गए और उन्होंने वहां पर काम का जायजा लिया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे। कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के बीच हर मौसम में संपर्क कायम रखने वाली रणनीतिक जोजिला सुरंग का काम तेज गति से जारी है।
38% से ज़्यादा ये काम हो चुका है। बालटाल से मिनी मार्ग तक की मुख्य सुरंग 13 किलोमीटर है। कंपनी के अनुसार दिसंबर 2026 तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। ये सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे के माध्यम से रणनीतिक महत्व की है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद रहता है। इससे लद्दाख क्षेत्र कश्मीर से कट जाता है और ऐसे में ये जो सुरंग है वो एक गेम चेंजर साबित होगी। After 1 year practices with the help of our officers, our consultants, engineers and international consultants, we have adopted the technology by which the cost of the project was reduced by 5,000 crore. This is a very difficult task. The people are working here in minus 26 degree, you imagine. And that is the reason today in the film also you have seen that. And this is the one of the important thing which is our dream, Kashmir se Kanyakumari. उत्तर प्रदेश के हाथरस में शादी के जोड़े में स्टेज पर बैठी दुल्हन ने फायरिंग की, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो सबके सामने आया। ये देखिए ये तस्वीर जहां पर दुल्हन पिस्टल हाथ में लेकर फायरिंग करती है। हवा में लगातार 4 फायर किए। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। पुलिस ने जांच की है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की भी बात इसमें कही गई है। तो क्यों की गई ये फायरिंग? के शौकिया फायरिंग थी जैसा कि दिख रहा है और तमाशे के लिए की गई, ये तमाम बातें इसमें हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। आज की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।